वेलकम बैक। तो आज हम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप रोज़ बरोज़ यूट्यूब चला रहे हो। ठीक है, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो। तो आज हम जो यूट्यूब से आने वाली जो इनकम होती है, ठीक है, मतलब कोई कंटेंट क्रिएटर होता है, फॉर एग्जांपल जो कंटेंट क्रिएटर होता है, तो मान लो वो कंटेंट क्रिएटर को यूट्यूब क्या करता है, पेमेंट करता है। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर, तो ये जो कंटेंट क्रिएट करके क्या करता है, यूट्यूब पे अपनी वीडियो पोस्ट करता है। ठीक है, तो वो पोस्ट करने के पीछे यूट्यूब क्या करता है, कंटेंट क्रिएटर को कुछ पेमेंट करता है। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि ये कंटेंट क्रिएटर के हाथ में, ठीक है, वो जो इनकम आती है, वो इनकम की टैक्सेशन मतलब टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या क्या है वो देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज जो है ना, ये कंटेंट क्रिएटर की जो इनकम जो यूट्यूब से आ रही है, उसको हम दो रीत से देखेंगे। मतलब एक जीएसटी पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, एज वेल एज हम उसको इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ठीक है, दो पर्सपेक्टिव से हम इसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि कंटेंट क्रिएटर के हाथ में जो यूट्यूब से पेमेंट आ रही है उसको, उसकी जीएसटी में क्या इफेक्ट आती है, एज वेल एज इनकम टैक्स में क्या इफेक्ट आती है। ठीक है, एज ए सी स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, किसी को बताना तो बता सकते हो कि हाँ ये इसकी इम्प्लीकेशंस है। ठीक है, हालांकि बहुत सिंपल है, फटाफट देख लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। मान लो मैं आपको ये पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझाऊंगा। कोई यहाँ पे हम डायरेक्ट वगैरह कुछ पढ़ने नहीं वाले, सीधा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए लेट्स अज्यूम दिस इज़ यूट्यूब ऑफिस। ठीक है, यूट्यूब की जो हेड ऑफिस है वो ये रही। ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, एक्चुअल में है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट यूट्यूब की जो अभी एग्जाम्पल के हिसाब से अज्यूम करके चलो कि यूट्यूब की जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। ठीक है, ये है एक कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, ये कंटेंट क्रिएटर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। आपको मालूम है कि बड़ी बड़ी कंपनी भी कभी कभी यूट्यूब पे क्या डालती है, वीडियोज़ डालती है। ठीक है, तो ये जो कंटेंट क्रिएटर वो कोई भी हो सकता है, उससे कोई टैक्स इम्प्लीकेशन भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये इंडिविजुअल है कंपनी है, बट टैक्स जो इम्प्लीकेशन है वो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे समझ के चलते ही जो एक्स वाई जेड है, ठीक है, मिस्टर एक्स वाई जेड जो है, मिस्टर एक्स वाई जेड का एक व्लॉग चैनल है। ठीक है, पता है सबको व्लॉग चैनल क्या होती है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स वाई जेड का जो है वो क्या है, एक व्लॉग चैनल है। ठीक है, ये जो रोज़ ब्लॉग बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, जिसकी उनकी अर्निंग होती है बहुत अच्छी खासी। ठीक है, तो आज उसकी हम टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे। पहले हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जीएसटी में, कि जीएसटी में इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। ये था यूट्यूब की जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली वाली है, मतलब इंडिया में सिचुएटेड है ये दिल्ली। अब मैं एक अज्यूम करके चलो कि ये जो यूट्यूब की ऑफिस है वो कहाँ पे है, सिंगापुर में है। ठीक है, कहाँ पे है, स्पेलिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, सिंगापुर में। मतलब सिंगापुर क्या हो गया हमारे लिए, आउट ऑफ कंट्री हो गया हमारे लिए, क्या हो गया, फॉरेन कंट्री हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो फिर से एक बार फटाफट मैं रिवाइज करवाता हूँ कि ये जो है वो कंटेंट क्रिएटर है, ये यूट्यूब की दिल्ली में सिचुएटेड ऑफिस है, ये सिंगापुर में सिचुएटेड ऑफिस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, और ये जो है वो इंडियन रेसिडेंट है। ठीक है, अभी इतना आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए चालू करते हैं कि इसके टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होती है। बहुत सिंपल है। अभी देखो कि मिस्टर एक्स वाई जेड ने एक व्लॉग बनाया और व्लॉग क्या किया, यूट्यूब पे डाल दिया। क्या किया, यूट्यूब पे डाल दिया। तो जो भी पेमेंट आती है यूट्यूब से आजकल, जो भी पेमेंट आ रही है, जो कंटेंट क्रिएटर को जो भी पेमेंट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, आउट ऑफ इंडिया से आ रही है। मतलब फॉर एग्जांपल सिंगापुर से आ रही है। मतलब मिस्टर एक्स वाई जेड ने इंडिया में व्लॉग बनाया, मतलब ये इंडियन पर्सन ही है ये। ठीक है, तो इंडिया में उसने व्लॉग बनाई, यूट्यूब पे डाला। यूट्यूब तो एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे उसने क्या किया, अपना वीडियो डाला। ठीक है, तो वो वीडियो डालने के पीछे यूट्यूब क्या करता है, उसको एक पेमेंट करता है। ठीक है, हर वीडियो डालने के पीछे उसको एक पेमेंट मिलती है। ठीक है, वो क्यों पेमेंट किस मतलब वो पेमेंट किसकी होती है, मतलब मान लो कि ये नाइकी नाइकी कंपनी है। ठीक है, तो नाइकी कंपनी ने अपनी एक ऐड बनाई और ऐड क्या किया, यूट्यूब वालों को दे दिया कि ये ऐड आप चला देना, किसी भी फेमस यूट्यूब कंटेंट मतलब कंटेंट क्रिएटर हो उसके वीडियो के आगे ये ऐड मेरी चला देना। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या किया, यूट्यूब को 100 रुपया दिया कि हर एक वीडियो के पीछे मैं आपको कितना पैसा दूंगा, 100 रुपये दूंगा। ठीक है, तो नाइकी ने बोल दिया कि आप हमारी कंपनी की ऐड किसी भी फेमस यूट्यूबर के मतलब वीडियो चालू होने से पहले वो चला देना। ठीक है, तो यूट्यूब ने क्या किया, चला दिया।
और बाकी की जो 70 रुपीज़ है वो किसको दे दिए, कंटेंट क्रिएटर को दे दिए। और यूट्यूब ने अपने पास कितना रखा, 30 रुपीज़ अपने पास रखा। ठीक है, फिर से एक बार नाइकी ने क्या किया, 100 रुपया यूट्यूब को दिया। किस लिए, कि नाइकी की एड्स यूट्यूब पे चलनी चाहिए, कोई फेमस यूट्यूब कंटेंट बनाने वाला है जो उसके पीछे चलनी चाहिए। तो 100 रुपया दिया और उसमें से 100 रुपये में से 70 रुपया जो है वो XYZ ब्लॉग्स को दे दिया। ठीक है, तो इस तरह कुछ हिसाब किताब रहता है यूट्यूब में। अभी देखिए इसमें GST इम्प्लीकेशंस क्या आती है। देखो XYZ ने किसको सर्विस प्रोवाइड की, सिंगापुर वाले को प्रोवाइड की। पेमेंट कहाँ से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है। मतलब वन टाइप ऑफ मिस्टर XYZ ब्लॉग्स के लिए ये चीज़ क्या हो गई, इंडिया, ये इसके लिए एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। और आपको पता है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस GST में एग्जाम्प्ट है। ठीक है, फिर से एक बार समझाता हूँ। नाइकी ने क्या किया, 100 रुपये यूट्यूब को दिया कि आप मेरी ऐड किसी फेमस इंडियन मतलब इंडियन कंटेंट क्रिएटर के सामने चला देना। ठीक है, तो उन्होंने चला दिया। मान लो कि यूट्यूब ने एक्सपोर्टेड ब्लॉग्स के वीडियो के स्टार्टिंग में चला दिया, तो 100 रुपया नाइकी वाला इन्होंने दिया और उन्होंने 70 रुपये यहाँ पे दिया। 30 रुपया यूट्यूब ने अपने पास मतलब एज ए इनकम तरीके यहाँ पे रख लिया। ठीक है, 70 रुपया यहाँ पे दे दिया। तो XYZ ब्लॉग्स के लिए ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, क्योंकि XYZ ब्लॉग्स ने किसको सर्विस दी, यूट्यूब सिंगापुर को दी। ठीक है, जो इंडिया के बाहर से सिचुएटेड है और पेमेंट भी कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है। तो मिस्टर XYZ के लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। ठीक है, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो है वो GST में एग्जाम्प्ट है। मतलब मान लो कि मिस्टर XYZ को यूट्यूब सिंगापुर से अगर 20 करोड़ का भी कलेक्शन आता है तो भी उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 20 करोड़ का आए, 20 लाख का आए, 2 लाख का आए, 2 रुपये का आए, कितना भी कलेक्शन है, बट उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाती है। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर जब करते हो तो GST में बिल्कुल एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो उसके पीछे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे XYZ जो कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, उसको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको रजिस्ट्रेशन में GST में रजिस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका जो पेमेंट आता है वो बाहर से आता है। ठीक है, तो उनकी जो सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाती है। ठीक है, चलिए अभी कभी कभार मिस्टर XYZ ब्लॉग्स है, ठीक है, उनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी वीडियो कोई देखता नहीं है। ठीक है, तो मिस्टर XYZ ने क्या किया, यूट्यूब को पेमेंट किया कि आप है ना मेरी वीडियो को रिकमेंड करो पब्लिक को कि मेरी वीडियो देखे। आपने कभी कभार देखा होगा कि कोई नई चैनल की रिकमेंड आपके स्टार्टिंग के होम पेज पे आती है कि आपका इसका वीडियो देखो, ये रिकमेंडेड वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो मिस्टर XYZ ने क्या किया, उसको पता है कि उसकी जो चैनल पे उसके वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वो क्या करता है, यूट्यूब को पेमेंट करता है। ठीक है, तो अगर ये पेमेंट अगर यूट्यूब सिंगापुर में कलेक्ट करे तो क्या हो जाएगा, मिस्टर XYZ के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लो कि मिस्टर XYZ ने यूट्यूब सिंगापुर को क्या किया, पेमेंट दिया कि आप मेरी वीडियो सबको रिकमेंडेशन तरीके दिखाओ ताकि लोग मेरी चैनल के बारे में अवेयर हो जाए और यहाँ पे आके देखें। तो इसलिए मिस्टर XYZ अब क्या करेगा, मतलब उसको अगर चाहे तो वो ये कर सकता है कि सिंगापुर में पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा, मिस्टर XYZ के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए GST में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसलिए यूट्यूब क्या करता है आजकल, यूट्यूब जो भी कलेक्शन लेना है, ठीक है, जो भी कलेक्शन लेना है इंडियन क्रिएटर से, तो वो कहाँ पे लेता है, दिल्ली में लेता है। ठीक है, तो अभी मिस्टर XYZ अगर यूट्यूब को पेमेंट करना चाहता है तो कहाँ पे करेगा, सिंगापुर में नहीं करेगा। मतलब ऑप्शन नहीं है, यूट्यूब कहाँ पे कलेक्ट करेगा, सीधा दिल्ली में ही कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्ट करेगा, यूट्यूब कहाँ पे कलेक्ट करेगा, यहाँ पे पेमेंट करेक्ट करेगा मिस्टर XYZ से। तो ना ही ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों तरीक़े से XYZ क्या हो गया, बच गया GST रजिस्ट्रेशन लेने से। पहले कैसे बचा कि यहाँ से जो पेमेंट आ रही है वो तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई, और वो दूसरी पेमेंट यहाँ पे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करे सबको, इसलिए वो यहाँ पे दिल्ली में यूट्यूब क्या करता है, पेमेंट कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं हुई इसके लिए यहाँ पे XYZ दोनों तरीक़ों से क्या हो गया, बच गया GST में रजिस्ट्रेशन करने से। ये जो है वो यूट्यूब ने बहुत ही सोच समझ के बड़े बड़े कंसल्टेंट की एडवाइस लेके ये जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाया है कि आपको जब पेमेंट करनी है यहाँ पे तो यहाँ पे करना, और जब कलेक्ट करना है यहाँ से तो दिल्ली में मतलब इंडिया में करना। तो उसके लिए GST में पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बड़े बड़े कंसल्टेंट की एडवाइस भी लगी होगी, तब जाके यूट्यूब ने ये स्ट्रक्चर बनाया है। और ये
पूरी तरह से लीगल है, ठीक है। यहाँ पे कोई इलीगल वर्क नहीं हो रहा है, पूरा लीगल है। जो एक्ट में जो दिया हुआ है उसका ही इस्तेमाल करके इन लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये पूरा लीगल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स में इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती है। ये हमने देखा जीएसटी में क्या इम्प्लीकेशंस होती है। जीएसटी में देखो, एक तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, और यहाँ पे पेमेंट कर रहे थे इसलिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस में इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम दिल्ली में पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए दोनों तरीकों से जीएसटी में ये पूरा एग्जाम्प्ट है, ठीक है। उसको रजिस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है XYZ ब्लॉक्स को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में इसकी क्या इम्प्लीकेशंस आती है, ठीक है। चलिए, इनकम टैक्स में इसकी बहुत ही मतलब देखिए, मिस्टर XYZ को जो पैसा आ रहा है यहाँ से, ठीक है, वो तो उसके लिए वन टाइप ऑफ बिजनेस हो गया। तो इसकी जो इनकम आएगी, मतलब जो 70 रुपीज़ ये जहाँ आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, बिजनेस इनकम हो गई। और टैक्सेबल किस साइड में होगा, PGBP में इसका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो बनाने के लिए जो भी खर्चा करता है, वो सारा खर्चा यहाँ पे PGBP में अलाउड भी होगा, कुछ कुछ खर्चा डिसअलाउ भी होगा, ठीक है। मान लो कि इसकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, और सेक्शन 44A भी जो है अपना, ठीक है, सेक्शन 44A भी जो ऑडिट करवाने वाला जो केस है, अगर उसको अट्रैक्ट हो जाता है तो उसको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा XYZ ब्लॉक्स को, ठीक है। अगर मान लो कि उसको जो कलेक्शन है, अगर, ठीक है, वो 1 करोड़ से ज़्यादा या फिर कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है सेक्शन 44AB की, तो उसको सेक्शन 44AB में ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ से इनकम आ रही है वो किस हेड में टैक्सेबल होगी, PGBP में होगी। और मान लो कि वीडियो बनाने के जो भी खर्चा हो रहा है वो खर्चे का डिडक्शन वो PGBP में ही ले लेगा, ठीक है। हालांकि कुछ सब खर्चे अलाउड भी हो गए, कुछ खर्चे डिसअलाउड भी हो गए। तो इसको भी, मतलब XYZ ब्लॉग्स को भी, अगर वो बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, उसको 1 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसको सेक्शन 44A भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस केस में उसको भी CA का ऑडिट करवाना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। तो यही थी, बहुत ही सिंपल इम्प्लीकेशन है यूट्यूब की जो इनकम आती है। जीएसटी में भी वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है, इनकम टैक्स में भी कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। जीएसटी का बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई सिंगापुर वाली, और यहाँ पे तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे तो हम दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली तो इंडिया में है, तो इसलिए ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। तो यहाँ पे भी वो क्या हो जाता है, एग्जाम्प्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन से। और यहाँ पे भी जितना भी कलेक्शन है, 20 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, कुछ भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है जीएसटी में। तो इस तरह जीएसटी में भी इस तरह ये जो है वो इम्प्लीकेशंस है जीएसटी का, और ये जो है वो इनकम टैक्स का इम्प्लीकेशंस है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।